अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 13 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सोर्सेज ऑफ करंट के हवाले से। अब सोर्सेज ऑफ करंट क्या चीज़ होती हैं? सोर्सेज ऑफ करंट नाम से पता चल रहा है ऐसी सोर्सेज जो हमें करंट मुहैया करती हैं। आपकी बुक के अंदर 4 सोर्सेज यहाँ रिप्रेजेंट की गई हैं, जिसमें सबसे पहली जो सोर्स है वो आपके पास सेल्स हैं। सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर रहा है, तीसरे नंबर पर थर्मोकपल्स की बात कर रहा है एंड फोर्थ वन इज सोलर सेल्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ करंट क्या है इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। अ सोर्स विच प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर आर द एंड्स ऑफ वायर इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। ऑब्वियसली जो सोर्स ऑफ करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस देगी और पोटेंशियल डिफरेंस ही करंट के फ्लो की वजह है। करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने वाला करंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया वो कन्वेंशनल करंट कहलाता है। राइट, तो टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ करंट यहाँ मैंने नीचे मेंशन की हुई है। सबसे पहले सेल्स है। सेल्स आप नॉर्मली इस्तेमाल कर चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर। सेल्स के अंदर आपको पता है कि केमिकल एग्जिस्ट करता है। आपने कभी भी सेल को तोड़कर देखा हो, उसके अंदर एक केमिकल एग्जिस्ट करता है। वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो इसमें बाकी कोई डिटेल नहीं है कि किस तरह से कर रहा होता है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि सेल्स के हवाले से जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो आपकी 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है। राइट, और हो सकता है कि आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर भी ये मिल जाए सेल्स के हवाले से कि केमिकल एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जी, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने देखे होंगे, आपके कॉलेज के अंदर भी इलेक्ट्रिक जनरेटर लाइट जाने पे उसको ऑन कर दिया जाता है, उसके अंदर फ्यूल डाला जाता है। फ्यूल डालने से क्या होता है? वो जलता है, जलने से क्या पैदा होती है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से क्या पैदा होती है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है? जनरेटर के कॉइल को घुमाती है। अब कॉइल के घूमने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस तरह से होती है ये चल के हम आगे वाले चैप्टर्स में देख लेंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास वो अल्टीमेटली जो मूवमेंट की एनर्जी होती है वो क्या होती है? हरकत वाली जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर ऐसी करंट की सोर्सेज हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। जी हाँ, जो नेक्स्ट सोर्स है इट इज़ थर्मोकपल। नाम से पता चल रहा है कि थर्म का मतलब होता है हीट। तो थर्मोकपल में क्या होगा? ये हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किस तरह से कन्वर्ट करेगा इसकी डिटेल यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी मैट्रिक में जिक्र है और वहाँ थोड़ा बहुत बताया गया थर्मोकपल के हवाले से। ये थर्मल एनर्जी को या हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जी, हम बात कर लेते हैं सोलर सेल्स की। सोलर सेल्स आजकल तो बहुत कॉमन हो चुके हैं, यानी कि आप देखें आपके एरिया के अंदर भी बहुत सारे घरों में सोलर पैनल्स लगे होंगे। लाइट के जाने पे सोलर पैनल जो है वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो आपके घरों की डिफरेंट अप्लाइंसेस को चलाने के लिए काम आती है। तो सोलर एनर्जी यहाँ यूज़ होगी, यानी कि सनलाइट को इस्तेमाल किया जाएगा क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो सोलर सेल्स सनलाइट को या सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास इफेक्ट्स ऑफ करंट्स के हवाले से है। करंट के डिफरेंट इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसमें जो सबसे पहला इफेक्ट है इट इज़ हीटिंग इफेक्ट। यानी कि अगर किसी भी बॉडी में से करंट पास हो रहा है, किसी तार में से करंट गुजर रहा है या किसी अप्लायंस में से करंट गुजर रहा है, तो उसका सबसे पहला इफेक्ट जो यहाँ दिया हुआ है इट इज़ हीटिंग इफेक्ट। वो चीज़ गर्म हो जाएगी। आपने देखा होगा डिफरेंट किस्म की वायर जिसमें से करंट गुजर रहा हो तो वो गर्म हो जाती हैं। डिफरेंट किस्म की अप्लायंसेज, आपका टीवी चल रहा है तो टीवी के बैक पे आप हाथ लगाएं तो वो भी गर्म हो जाता है। आपका पंखा चल रहा है तो पंखा चलाने के बाद उसको बंद करके देखें, उस पर हाथ लगाएं तो वो भी गर्म हो जाएगा। जो भी अप्लायंस आपकी करंट पर रन हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? हीटअप हो जाएगी। वो हीटअप कैसे होती है? जब भी करंट पास होता है तो नंबर ऑफ चार्जेस वहाँ उस बॉडी में से गुजर रहे होते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस क्या करते हैं? जहाँ से गुजर रहे होते हैं वहाँ उसके दीवारों के साथ भी टकराते हैं और उसके साथ साथ आपस में भी टकराते हैं। कोलिजन्स की वजह से क्या पैदा होती है? हीट एनर्जी पैदा होती है। राइट, और उसके साथ साथ करंट के बढ़ने से कोलिजन का रेट भी बढ़ जाएगा, करंट के बढ़ने से हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें या करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट बढ़ा दें तो कोलिजन्स का रेट भी बढ़ जाएगा, आपस में टकराने की शरह बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा टकराव करेंगे। आपको पता है कि एक स्ट्रीट अगर आपकी तंग है, वहाँ से 100 बंदों ने गुजरना है तो वो आपस में टकरा कर गुजरेंगे। टकराने की वजह से वहाँ हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा। लेकिन अगर मैं वहाँ क्या करूँ? वहाँ उसकी रेजिस्टेंस को कम कर दूँ, यानी कि उसी गली को या उसी स्ट्रीट को मैं चौड़ा कर दूँ,
उसकी रेजिस्टेंस को कम कर दो तो वो आसानी से गुजर जाएंगे। तो टकराव की शरह भी कम होगी आपस में, टकराव की शरह कम होने से, कोलिजन रेट कम होने से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। तो अगर वो लोग ज्यादा देर तक वहां से उस गली में से गुजर रहे हैं तो ज्यादा टकराव की शरह होगी, यानी कि टकराने का रेट बढ़ जाएगा। तो टाइम के बढ़ने से भी अगर करंट ज्यादा देर तक किसी बॉडी में से गुजरता रहे तो उसका हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ हीटिंग इफेक्ट का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कैपिटल एच हीटिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए। I is the current which is flowing through that conductor, and R is the resistance of that conductor, and T is the time in which the current is passing through that particular conductor। यानी कि ये वो टाइम है जितनी देर तक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है। अगर ये तीनों चीजें बढ़ जाएं, करंट को बढ़ा दिया जाए तब भी वो हीट अप हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए तब भी, आपको पता है ना बारीक तारे जो होती हैं उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है और वो जलने के चांसेस भी उनके बढ़ जाते हैं, वो जल्दी बर्न आउट हो जाती हैं अगर ज्यादा करंट गुजारा जाए, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। ज्यादा देर तक करंट गुजरता रहेगा, टीवी को ज्यादा देर तक चलाते रहें या किसी भी अप्लायंस को ज्यादा देर तक चलाते रहें, वो ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो ये टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो हीटिंग इफेक्ट जो है इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसी हीटिंग इफेक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर। आपको पता है इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर क्या होता है, आप ज्यादा देर तक करंट गुजारें तो वो गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और यही हीटिंग इफेक्ट जो है आपकी चीजों को गर्म करने में आपके काम आता है। कैटल्स, आपने इलेक्ट्रिक कैटल्स देखी होंगी, आजकल पोर्टेबल इलेक्ट्रिक कैटल्स आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप चाय बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत जल्दी चाय बना लेती हैं। वो जो हीटिंग इफेक्ट यूज़ हो रहा है वो करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ हो रहा है। कैटल्स के अंदर टोस्टर्स, आप टोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप ब्रेड वगैरह को इसके अंदर टोस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर भी जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो करंट की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक आयरन, आप कपड़े इस्त्री करने के लिए जो आप इस्त्री इस्तेमाल करते हैं जिसको हम आयरन कहते हैं, तो उसके अंदर भी जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो इसी करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है जो कि हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, राइट। अब करंट का जो सेकंड इफेक्ट है इट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट, जो हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। आपने ये मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, किसी भी कंडक्टर में से जब करंट पास थ्रू होता है तो वो करंट के गुजरने की वजह से उस कंडक्टर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का पैदा हो जाना जो है मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। यहाँ आपके पास डिफरेंट किस्म की जो उन्होंने डायग्राम्स दी हुई है, 2 तारे दी हुई हैं, इसमें जो करंट गुजर रहा है, क्रॉस का मतलब है करंट इनटू द पेपर जा रहा है, डॉट का मतलब करंट आउट ऑफ द पेपर आ रहा है। तो 2 तारों के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी। राइट हैंड रूल के मुताबिक इसको निकाला जा सकता है। किस तरह से, इसको इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 में डिटेल में देखेंगे, किस तरह से 2 तारों के दरमियान में पैदा होने वाली फील्ड को आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं राइट हैंड रूल्स के मुताबिक। वो राइट हैंड रूल्स क्या हैं वो यहाँ मेंशन नहीं किए गए, वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 में देखेंगे। इसी तरह से ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या होता है, क्वाइल। एक क्वाइल में से जब करंट गुजरता है इस तरह से स्पाइरल फॉर्म के अंदर, तो उसके अंदर एक फील्ड पैदा होती है। उसके अंदर फील्ड किस तरह की पैदा होती है, उसकी डायग्राम में यहाँ उसने आपको डायग्राम बनाकर उसकी शक्ल दिखाई हुई कि फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होगी। ये एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो इसकी सराउंडिंग में भी ये कार्डबोर्ड रखा हुआ, ये सेम डायग्राम आप मैट्रिक में देख चुके हैं। तो इसकी सराउंडिंग में एक फील्ड पैदा हो जाएगी जिसको मैग्नेटिक कंपासेस रख के, आपको मैग्नेटिक कंपासेस का पता होना चाहिए, ऐसी कंपासेस जो कि फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो वो अगर इसकी सराउंडिंग में रखा जाए तो वो फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द किस तरह की है, राइट। जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये फील्ड की जो डायरेक्शन है किस तरह की, ये क्लॉकवाइज है। अगर करंट नीचे आ रहा है राइट हैंड रूल लगाएंगे, जो कि आपको आगे चल के चैप्टर नंबर 14 में मैं बताऊंगा, तो ये फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, क्लॉकवाइज है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। और करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ड्यू टू दिस बैटरी में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो ऊपर से नीचे आएगा। तो यहाँ इसकी सराउंडिंग में पैदा होने वाली फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल के मुताबिक क्लॉकवाइज होगी। जी बेटा, ये तो था इसका मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट का जो थर्ड इफेक्ट है इट इज केमिकल इफेक्ट। अब केमिकल इफेक्ट क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें वो लिक्विड है जिसके अंदर से करंट को गुजारा जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर से करंट गुजर सकता होगा। ऐसे लिक्विड को या ऐसे सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा अमल है जिसमें किसी खास सॉल्यूशन के अंदर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को किसी सॉल्यूशन में से गुजारने का जो अमल है जिसकी वजह से वो आयोनाइज हो सकता है, उस अमल को हम इलेक्ट्रोलिसिस का अमल कहते हैं। करंट के गुजरने की वजह से जो केमिकल चेंजेस पैदा होंगे वो डिपेंड करेंगे कि करंट कितना गुजारा गया, करंट की क्वांटिटी कितनी थी। अब ज्यादा करंट गुजारेंगे उसके अंदर ज्यादा केमिकल चेंज आएगा, तो करंट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोलिसिस के डिफरेंट पार्ट्स उसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास टर्मिनल होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोड
आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं बैटरी के, जिनको हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें आपके पास जो बात लिखा हुआ है, इट इज़ अ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर और रॉड। ये एक वायर की शक्ल में भी हो सकता है, एक रॉड की शक्ल में भी हो सकता है, विच लीड्स अ करंट इन एंड आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो करंट के अंदर और बाहर जाने की वजह हो सकते हैं, यानी कि इनके ज़रिए करंट बाहर या अंदर जाता है। अब इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। और जबकि एनोड की तरफ नेगेटिव आयंस जो है वो मूव करेंगे उसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जबकि कैथोड वो आपके पास इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है और पॉजिटिव आयंस इसकी तरफ मूव करेंगे, राइट। अब वोल्टामीटर क्या चीज़ है? अब वो बर्तन जिसके अंदर ये सारा सेटअप रखा गया होगा, जैसे कि आपकी बैटरी का वो जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है, जो बाहर वाला एक पूरा बर्तन होता है जिसके अंदर लिक्विड एग्जिस्ट करता है और आपके इलेक्ट्रोड भी एग्जिस्ट करते हैं, उसको वोल्टामीटर का नाम दिया जाता है। जैसे कि ये आपके पास एक बर्तन है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट को रखा हुआ है, ये वोल्टामीटर है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ था ऑपरेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ अ वेसल। अब वेसल के अंदर आपने वो सारा केमिकल रखा होगा जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा करंट के गुजरने की वजह से, और वो चार्ज हो रही होगी बैटरी। कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट करेगा, एंड टू इलेक्ट्रोड्स, और ये दो इलेक्ट्रोड भी एग्जिस्ट करेंगे, इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज टेकन प्लेस, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना होने जा रहा है। उस बर्तन को, उस वेसल को, उस पोर्ट को हम क्या नाम देंगे? वोल्टामीटर का नाम देंगे। जी अब हम केमिकल इफेक्ट की जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मौजूद है, ये वोल्टामीटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये कॉपर के बने हुए दो आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है और एक क्या है? कैथोड है। ये एक बैटरी लगी हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक एमीटर लगा हुआ है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि करंट की वैल्यू को क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है। रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस को कम करेंगे करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक रियोस्टैट लगी हुई है, ठीक है। रियोस्टैट क्या होती है इसी चैप्टर में आगे चल के इंशाल्लाह हम देखेंगे, राइट। अब जैसे ही करंट यहाँ से गुजरेगा, करंट क्या करेगा? सॉल्यूशन को आयोनाइज कर देगा, Cu+2 या Cu++ और SO4-2 या SO4- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें से जो कॉपर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाएगा? वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। जब वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है? क्योंकि कॉपर एक मेटल है, और मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जैसे ही वो कॉपर किस तरफ जाएगी? ये कैथोड की तरफ जाएगी, तो वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज होकर कॉपर बन जाएगी, राइट। और कॉपर इसके ऊपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड कहते हैं, इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जी ये कॉपर जो आयन है ये सल्फेट आयन के साथ दोबारा से मिल जाएगा और कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन है उसके अंदर कॉपर सल्फेट की जो मिकदार है वो क्या रहेगी? वो मेंटेन रहेगी। जी इसी असूल के तहत इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमेना जो उसको परफॉर्म किया जाता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है जी? अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीपर मेटल लाइक आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर आप क्या करते हैं? जैसे सोने का पानी चढ़ाने आप जाते हैं तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? या चांदी का पानी चढ़ाने जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो जदीद तरीका है वो यही है, जो कि इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि कौन सा इफेक्ट है? केमिकल इफेक्ट, यानी कि करंट के केमिकल इफेक्ट को यूज़ करते हुए परफॉर्म किया जाता है। जी बेटा आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।